गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल के लास्ट वीडियोज में हमने स्टार्ट किया था मॉड्यूल 2 का चैप्टर 2 जिसका नाम था सिंगल फेज सीरीज सर्किट, और उसमें जो फर्स्ट टॉपिक था आपका प्योरली रजिस्टिव सर्किट। तो आज ही हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्योरली इंडक्टिव सर्किट। ऑन अ एसी सप्लाई इसका क्या बिहेवियर होगा, क्या क्या चीज़ें हमको स्टडी करनी है, उन चीज़ों को हम आज जानेंगे। तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट में इस तरीके से पहले एक सर्किट ड्रॉ करेंगे। तो इस सर्किट में हम देख रहे हैं क्या कि एक प्योरली इंडक्टिव एलिमेंट, इसको क्या बोलते हैं, प्योरली इंडक्टिव एलिमेंट। ठीक, जिसको कहीं कहीं आपको ये लिखा रहेगा नॉन रजिस्टिव इंडक्टेंस। नॉन रजिस्टिव इंडक्टेंस का मतलब हो गया कि आपको बताया गया होगा इंटरमी की हर बॉडी का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, लेकिन यहाँ पे नॉन रजिस्टिव इंडक्टेंस का कहने का मतलब ये है कि उस बॉडी में रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो है, मतलब जीरो है, यानी कि ये प्योरली इंडक्टिव एलिमेंट है। ऐसे तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हो पाया जाएगा, लेकिन ये नॉन रजिस्टिव मतलब कि उस प्योरली वो क्या है, प्योर मटेरियल जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो है। तो ये प्योर मटेरियल में मतलब ये एक क्या हो जाएगा, एजम्पशन हो जाएगा कि जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो होगी। तो अब बात करेंगे कि एक नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस है जिसका इंडक्टेंस L है। L क्या है, L को क्या कहते हैं, इंडक्टेंस। L को क्या कहते हैं, इंडक्टेंस। ठीक, जिसको मेजर करते हैं किसमें, हेनरी में। L को कहते हैं इंडक्टेंस। तो L क्या है, इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टिव मटेरियल। क्या है, इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टिव मटेरियल। तो हम लोग सर्किट को समझेंगे कि एक हमारा नॉन रजिस्टिव इंडक्टिव मटेरियल है जिसको हम लोग एसी सप्लाई दे रहे हैं, जहाँ पे एसी सप्लाई में वोल्टेज की वैल्यू क्या है, स्मॉल v इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी। जहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू क्या है, वी मैक्स साइन ओमेगा टी है। ठीक, उस V मैक्स साइन ओमेगा टी से एक सप्लाई करंट I फ्लो कर रहा है उस इंडक्टिव मटेरियल के लिए। यहाँ पे उस इंडक्टिव मटेरियल के लिए I क्या होगा, इस क्वाइल के थ्रू क्या होगा, फ्लो होगा। तो जो इंडक्टिव मटेरियल होता है वो किस फॉर्मेट में होता है, क्वाइल के फॉर्म में होता है। कौन सा क्वाइल, प्योरली इंडक्टिव क्वाइल। इसको कहीं कहीं ये भी लिखा होगा प्योरली इंडक्टिव क्वाइल। दूसरा नाम भी देख लेंगे, इसको क्या लिखा होगा, प्योरली इंडक्टिव क्वाइल भी लिखा होगा कहीं। ठीक, ये होगा। तो उस प्योरली इंडक्टिव कॉइल के थ्रू जब एक करंट सर्कुलेट करने लगता है जो कि किस नेचर का होगा, वो भी अल्टरनेटिंग नेचर का होगा, क्योंकि अल्टरनेटिंग नेचर का वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। उस अल्टरनेटिंग नेचर के करंट फ्लो होने के कारण उस कॉइल के क्रॉस समथिंग क्या होता है, वोल्टेज इंड्यूस होता है सेल्फ इंडक्शन प्रोसेस के थ्रू। क्या होता है, वोल्टेज इंड्यूस होता है सेल्फ इंडक्शन प्रोसेस के थ्रू। तो उस वोल्टेज इंडक्शन को, इंड्यूस वोल्टेज को हम लोग किससे नोट किए हैं, EL से। इंड्यूस वोल्टेज को नोट किए हम लोग EL से। ठीक, और ये कौन सा वोल्टेज है, ये हमारा सप्लाई वोल्टेज है। ये हमारा सप्लाई वोल्टेज है जिसको हम लोग नोट किए स्मॉल v से, v इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी। ठीक, अब बात करेंगे क्या कि जब ये वोल्टेज हम इस पे अप्लाई करते हैं, इसके थ्रू ये करंट फ्लो होता है, तो उसके कारण सेल्फ इंडक्शन प्रोसेस के थ्रू एक आपका वोल्टेज जनरेट होता है जिसको हम लोग सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेज कहते हैं। उस सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेज को नोट किए हैं EL से, और वहाँ पे EL की वैल्यू क्या होती है, EL की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, -L di बाई
डी टी। क्या होती है ई एल की वैल्यू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक, ये हो गया। अब बात करेंगे कि आपको ये प्रोसेस बताया गया कि जो जिसके थ्रू एक मतलब एक हमारा लॉ है जिसको हम लोग लेंज लॉ कहते हैं। तो लेंज लॉ में ये बताया गया जो वोल्टेज जिसके थ्रू इंड्यूस होता है, जिसके कारण इंड्यूस होता है, वो उसी को अपोज करता है। ठीक, तो कौन सा इंड्यूस हुआ है? ईएल इंड्यूस हुआ है। कब इंड्यूस हुआ है? जब हमने ये सप्लाई वोल्टेज V दिया, जब V बराबर वी मैक्स साइन ओमेगा टी को अप्लाई किया। ठीक, यानी कि अप्लाई वोल्टेज क्या है? V है, स्मॉल v, और इंड्यूस होने वाला वोल्टेज क्या है? EL है। तो अब इन दोनों के बीच में क्या होगा? एक दूसरे का वो अपोज करेंगे। तो बाय द लेंज लॉ, यहाँ लिखेंगे बाय लेंज लॉ EL इज इक्वल टू माइनस V। EL इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस V। तो EL की वैल्यू क्या है? माइनस एल डी आई बाई डी टी। इसकी वैल्यू माइनस V, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? डी आई इज इक्वल टू V की वैल्यू क्या है? यहाँ नेक्स्ट स्टेप में रख देंगे V मैक्स साइन ओमेगा टी है। ठीक, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो डी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V मैक्स बाई एल इंटू साइन ओमेगा टी इंटू डी टी हो जाएगा। क्लियर है? अब हमको क्या चाहिए? वोल्टेज पता है कि हम इतना अप्लाई कर रहे हैं, कितना? V इक्वल टू वी मैक्स साइन। तो करंट जो फ्लो कर रहा है वो I फ्लो कर रहा है। तो उस करंट की वैल्यू क्या होगी AC में? इंस्टेंटेनियस फॉर्म क्या होगा उसका? इंस्टेंटेनियस इक्वेशन क्या होगा? उसको जानने के लिए हम पहले DI बराबर लिख लेंगे। तो DI बराबर क्या मिलेगा हमको? V मैक्स बाई एल इंटू साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। तो अब I की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? हम बोथ साइड इंटीग्रेट कर लेंगे। तो लिखेंगे क्या? on integrating on both side, on integrating on both side। ठीक, तो इंटीग्रेट कर लिए। इंटीग्रल ऑफ डी आई वी मैक्स बाई एल कॉन्स्टेंट, इसको बाहर रखेंगे। फिर इंटीग्रल ऑफ साइन ओमेगा टी इंटू डी टी हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे डी आई का इंटीग्रल लेंगे तो क्या आएगा? आई आएगा, इसको नोट कर लेंगे। यहाँ पे क्या आएगा? साइन ओमेगा टी का क्या आएगा? माइनस कॉस ओमेगा टी। माइनस वी मैक्स बाई एल इंटू साइन ओमेगा टी बाई ओमेगा आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? ये नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू माइनस वी मैक्स बाई ओमेगा इंटू एल, ओमेगा इंटू एल इंटू साइन ओमेगा टी। सॉरी, साइन का कॉस में बदल जाएगा, यहाँ हमने कॉस नहीं लिखा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस ओमेगा टी। यहाँ पे क्या लिखेंगे? इंटू कॉस ओमेगा टी। नेक्स्ट स्टेप में कॉस को साइन में चेंज कर देंगे। क्यों चेंज करेंगे? क्योंकि जो वोल्टेज का इक्वेशन है साइन के फॉर्मेट, तो हमने आपको बताया था जब भी फेजर क्वांटिटी को लिखते हैं तो सेम फॉर्मेट में लिखते हैं। आई इज इक्वल टू माइनस वी मैक्स, तभी उनके बीच में कंपेयर हो पाएगा। वी मैक्स बाई ओमेगा एल इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। इसको हम सॉरी गलत, पाई बाई टू माइनस ओमेगा बाई टू इंटू साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। नेक्स्ट स्टेप में माइनस साइन को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? वी मैक्स बाई ओमेगा एल इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। क्लियर है?
अब इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में यहाँ पे क्या होता है, आई मैक्स होता है, तो लिखेंगे नाउ इन स्टैंडर्ड फॉर्म, नाउ इन स्टैंडर्ड फॉर्म आई इज इक्वल टू आई मैक्स इंटू साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा, वेयर आई मैक्स इज इक्वल टू वी मैक्स बाई ओमेगा। ठीक, तो ये हमारा करंट का इक्वेशन आ जाएगा। तो हमको ये देखेंगे कि एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में जब हम वोल्टेज इतना अप्लाई करेंगे V बराबर V मैक्स साइन ओमेगा टी, तो इस टाइम मिलने वाला करंट का वैल्यू क्या होगा, I इज इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, जहाँ पे आई मैक्स की वैल्यू क्या होगी, V मैक्स बाई ओमेगा इंटू एल होगा। क्लियर है, ये हो जाएगा ओमेगा इंटू एल होगा वैल्यू। अब बात करेंगे कि आई मैक्स की वैल्यू हमने अभी कल ही बताया कि हर सर्किट के लिए अलग अलग होगा। प्योरली रेजिस्टिव में पढ़े थे तो वहाँ पे आई मैक्स की वैल्यू क्या था, वी मैक्स बाई आर था। प्योरली इंडक्टिव सर्किट पढ़ेंगे तो वहाँ पे आई मैक्स की वैल्यू क्या होगा, वी मैक्स बाई ओमेगा इंटू एल होगा। अब बात करेंगे ओमेगा इंटू एल की, और साथ ही साथ ये टर्म क्या है उसको बात करेंगे। तो पहला पॉइंट नोट करेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो यहाँ पे बात करेंगे द टर्म इन एक्सप्रेशन ऑफ I max is equal to V max, the term omega into L, the term omega into L, the term omega into L in expression of I max is equal to V max by omega L is known as inductive reactance. It is denoted by XL and measured in ohm, ठीक, ये होता है। तो XL बराबर क्या हो जाएगा, XL इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल। तो यहाँ पे दोनों में अंतर रखेंगे, एक्सल में जो एल है वो एक्स के साथ सफिक्स में है, और ओमेगा के साथ जो एल है वो इंटू में है। इसको पढ़ेंगे एक्सल, उसको पढ़ेंगे ओमेगा इंटू एल। क्लियर है, उसको ओमेगा एल को जहाँ क्या पढ़ेंगे, ओमेगा इंटू एल। ठीक, एक्सल इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ एल एक्सल क्या है, सफिक्स में है, एल सफिक्स में है, और वहाँ पे एल इंटू में है। तो अब बात करेंगे दूसरे पॉइंट की। तो पहला पॉइंट हो गया इंडक्टिव रिएक्टेंस, दूसरा पॉइंट क्या है, फेज एंगल का, जिसको डिनोट किससे कर रहे हैं, पाई से। तो फेज एंगल की बात करें तो फेज एंगल को देखने के लिए हमने बताया था कि अगर 2 या 3 या 4 अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज दी हो तो उन अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज को सेम फॉर्मेट में लिखेंगे। सेम फॉर्मेट मतलब अगर कोई दो साइन में लिखा है, एक कॉस में लिखा है, या दो कॉस में लिखा है एक साइन में, तो इनको एक फॉर्मेट में या तो साइन साइन में बदल लेंगे या तो कॉस में। तो उसके बाद हम उन दोनों के बीच के उनको पहले देखेंगे कि पहला इक्वेशन किस का फेज क्या है, दूसरे इक्वेशन का फेज क्या है, फिर उसके बाद देखेंगे उन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है। ठीक, तो अब जैसे ये पहला इक्वेशन हमारा, पहला अल्टरनेटिंग क्वांटिटी वोल्टेज, दूसरा अल्टरनेटिंग क्वांटिटी करंट। पहले अल्टरनेटिंग क्वांटिटी वोल्टेज का इक्वेशन है V इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी। इसके फेज की बात करें तो इसका फेज क्या है, जीरो है, क्योंकि ओमेगा टी के साथ प्लस माइनस में कुछ नहीं है, तो जीरो है, तो यानी कि उसके साथ जीरो है। अब दूसरा अल्टरनेटिंग क्वांटिटी क्या है, आई है, उसका इक्वेशन क्या है, आई मैक्स इंटू साइन
ब्रैकेट में ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो अब इस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का हम फेज चेक करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे ओमेगा टी के साथ क्या है, माइनस पाई बाई टू है, यानी कि इसका फेज क्या हो जाएगा, पाई बाई टू हो जाएगा। एक का फेज कितना है, जीरो है, एक का फेज क्या है, पाई बाई टू। तो जीरो से पाई बाई टू का मतलब 90, तो जीरो से 90 के बीच में अगर हम एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी अगर वोल्टेज से करंट के बीच तक मतलब करंट को देखें या करंट से वोल्टेज को देखें, तो इनके बीच में कितना एंगल बनेगा, वोल्टेज जीरो पे है और करंट 90 पे है, तो वोल्टेज से करंट को देखें या करंट से वोल्टेज को देखें, तो बीच का एंगल कितना बनेगा, 90। तो इसका फेज एंगल कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू पाई बाई टू इक्वल टू 90 डिग्री। फेज एंगल ये हो गया फाई। अब तीसरा बात करेंगे, तीसरा अब हम लोग बात करेंगे फेजर डायग्राम का। फेजर डायग्राम को बनाने के लिए क्या करते हैं, हमने आपको बताया था 2 3 4 5 जितने भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी दिए हों उनको एक साथ क्या करना है, लिखना, रिप्रेजेंट करना है। फेजर डायग्राम का डिफिनीशन आपको बताया गया था, इट इज defined as a graphical representation in which two or more than two alternating quantities are represented with their magnitude as well as with their position। मतलब अगर दो या दो से अल्टरनेटिंग क्वांटिटी हैं को का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही फेजर डायग्राम कहलाता है, जब हम उसके मैग्नीट्यूड और पोजीशन को एक साथ दर्शाते हैं किसी रेफरेंस फेजर के रिस्पेक्ट में। तो अब हमारे पास दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, वोल्टेज और करंट, या करंट या वोल्टेज, तो एक को रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो अगर एक को रेफरेंस लेंगे तो मान लीजिए इसका फेज जीरो है, तो इसको रेफरेंस ले लें वोल्टेज को, ठीक। तो वोल्टेज को रेफरेंस लेंगे तो हमने बताया था रेफरेंस लाइन को हमेशा हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करते हैं। कैसे ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करते हैं, उसके रिस्पेक्ट में अदर क्वांटिटीज को ड्रॉ करते हैं। इसका फेज देखेंगे जीरो है, इसका फेज कितना है, -90। हमने अब आपको बताया था रेफरेंस से ऊपर चलेंगे तो पॉजिटिव एंगल है, रेफरेंस से नीचे चलेंगे तो निगेटिव एंगल है। यानी कि 90 बनाने के लिए कहाँ चलेंगे, नीचे, और 90 कितने पे बनेगा, इतने पे बनेगा, ठीक। तो ये करंट का हो गया, इनके बीच में 90 डिग्री बन गया। ये फेजर डायग्राम है। इसको पढ़ेंगे क्या, सप्लाई सप्लाई करंट आई लैग्स बाई पाई बाई टू एंगल बाई सप्लाई वोल्टेज भी, ये हम पढ़ेंगे, ठीक। क्या लिखा हुआ है, सप्लाई करंट्स आई लैग्स बाई पाई बाई टू, मतलब सप्लाई करंट लैग्स बाई पाई बाई टू एंगल बाई सप्लाई वोल्टेज बाई, मतलब कहने का मतलब ये है कि सप्लाई करंट अपने सप्लाई वोल्टेज से पाई बाई टू डिग्री पीछे है। तो ये फेजर डायग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे, उसको बोलेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, ये बात करेंगे। तो ये 3 पॉइंट पे बात हो गया। अब अगला पॉइंट हम बात करेंगे फेजर डायग्राम। तो उसको सॉरी फेजर डायग्राम कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस पावर का और उसके बाद टोटल पावर का। तो उन सब पॉइंट को आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पे अब हम फिर से इसको मिटा करके आगे बढ़ाएंगे, तब तक आप देख लें जो चीज़ें ध्यान करना है, चीज़ों को ध्यान देना है, एनालिसिस कर लें पूरी तरीके से, फिर आगे बढ़ते हैं।
इसको स्टूडेंट्स आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, क्योंकि नोट डाउन करना इसलिए भी जरूरी है कि अब आगे हम इसके आगे लिखेंगे तो थोड़ा हमको बोर्ड को इरेज करना पड़ेगा, इस चीज़ों का ध्यान में रखेंगे। तो अब इसके आगे हम इंस्टेंटेनियस पावर को पढ़ेंगे, जिसमें हमको इंस्टेंटेनियस पावर में ये सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई करंट का जरूरत पड़ेगा। तो इन चीज़ों को रहने दे रहे हैं, बाकी चीज़ों को हम इरेज कर रहे हैं। तो 3 पॉइंट पे बात कर लिए थे, चौथे पॉइंट पे बात करेंगे हम लोग। इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर को लिखेंगे स्मॉल पी से, जो कि स्मॉल बी इंटू स्मॉल आई है। स्मॉल पी क्या है? इंस्टेंटेनियस पावर। स्मॉल बी क्या है? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। स्मॉल आई क्या है? इंस्टेंटेनियस करंट। स्मॉल पी इज इक्वल टू, वी की वैल्यू क्या है? वी की वैल्यू है, ब्रैकेट में लिखेंगे वी मैक्स साइन ओमेगा टी है। आई की वैल्यू क्या है? आई की वैल्यू है आई मैक्स साइन ओमेगा, साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है। ठीक, अब देखेंगे कि साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 को यहाँ पे लाने से पहले ये वैल्यू किस फॉर्मेट में था? ये वैल्यू हमारा था कॉस के फॉर्म में। ठीक, और कॉस के फॉर्म में तब जब ये यहाँ बाहर माइनस था। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? बी मैक्स साइन ओमेगा टी। ये बी वाली वैल्यू तो एज इट इज रहेगा, इसमें नहीं चेंज होगा, लेकिन जो आई वाली वैल्यू है वो क्या बदल करके हो जाएगा? माइनस आई मैक्स। इसको हम लोग कॉस के फॉर्मेट में लिखेंगे तो माइनस लग जाएगा इंटू कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक, अब आई मैक्स वी मैक्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे कि क्योंकि ये वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है वी मैक्स और वो करंट का मैग्नीट्यूड है, और माइनस साइन है तो बाहर माइनस आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? माइनस वी मैक्स आई मैक्स इंटू साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। अब इसको हम फार्मूले का शेप देने के लिए क्या करेंगे? उसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वी मैक्स आई मैक्स बाई 2 इंटू 2 साइन ओमेगा टी, 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। अब दोनों, अब ये किस फार्मूले का शेप हो गया? 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी किस फार्मूले का शेप हो गया? 2 साइन ए इंटू कॉस ए का शेप हो गया, यानी कि ये किसका फॉर्मेट हो जाएगा? साइन 2a का। तो साइन 2a के हिसाब से यहाँ क्या लिखेंगे? माइनस बी मैक्स आई मैक्स बाई 2, साइन 2a के हिसाब से यहाँ क्या लिखेंगे? साइन 2 ओमेगा टी लिखेंगे। क्लियर है? अब हमने आपको बात किया था कि इंस्टेंटेनियस पावर मिलने के बाद टोटल पावर जब निकालेंगे, टोटल पावर, ठीक, तो जब टोटल पावर निकालेंगे तो टोटल पावर जो कैपिटल P होगा वो किसके बराबर होगा? किसी भी वैरिंग क्वांटिटी का टोटल वैल्यू किसके बराबर होगा? तो उसके एवरेज वैल्यू के बराबर। तो एवरेज ऑफ पावर, एवरेज पावर ऑफ स्मॉल p, ठीक, एवरेज ऑफ स्मॉल p हो जाएगा टोटल पावर p। अब एवरेज लेंगे तो एवरेज ऑफ किसका? स्मॉल p का। स्मॉल p का वैल्यू क्या है? माइनस वी मैक्स इंटू आई मैक्स इन बाई 2 इंटू साइन 2 ओमेगा टी, ठीक, साइन 2 ओमेगा टी का। अब इसके साथ वेरिंग क्वांटिटी जुड़ा हुआ है। वेरिंग क्वांटिटी क्या है? ओमेगा टी। ओमेगा टी का मतलब थीटा। थीटा वेरी कहाँ से करेगा? 0 से 360 के अंदर। तो साइन के का एक फुल कंप्लीट साइकिल में एक हाफ में पॉजिटिव मिलेगा, एक हाफ में निगेटिव मिलेगा। तो हमने आपको बताया था कभी भी ऐसा क्वांटिटी जिसका एक फुल में हाफ पॉजिटिव हो हाफ निगेटिव हो, तो उसके कंप्लीट साइकिल का जो एवरेज वैल्यू आता है वो हमेशा कितना आता है? 0 आता है। तो टोटल पावर P की वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। यानी कि एक प्योरली इंडक्टिव सर्किट में जो टोटल पावर कंजप्शन होता है वो 0 होता है। तो ये आपका कौन सा पॉइंट था? चौथा पॉइंट। ठीक, अब बात करेंगे किसका? हम वेव फॉर्म का। तो वेव फॉर्म को बनाने के लिए थोड़ा यहीं पे आपको छोटा सा जगह पे समझा देते हैं। पांचवा पॉइंट, वेव फॉर्म।
ठीक, 4 पॉइंट हो गया। अब 5वें पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे, वेवफॉर्म। ठीक, इसको क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। एक बार फिर से बता देते हैं कैसे आया है ये। पहले हमको इंस्टेंटेनियस पावर पता है P, उसका फार्मूला स्मॉल v इंटू स्मॉल आई। v के यहाँ v का इक्वेशन लिख देंगे, v मैक्स साइन ओमेगा टी। i के यहाँ i का इक्वेशन लिख देंगे जो हमने लाया, i मैक्स इंटू साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो ये साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू कब आया है? ये कॉस को हमने चेंज करके लाया। जब कॉस के फॉर्मेट में था तो उसके साथ माइनस साइन था, तो इसको हमने ओरिजिनल फॉर्म में लिख दिया है। अब माइनस आई मैक्स इंटू कॉस ओमेगा टी, फिर दोनों वोल्टेज और करंट के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर लिए, साइन को बाहर रख लिए हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। उसको फार्मूले का सेट देने के लिए 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिए, तो माइनस वी मैक्स आई मैक्स बाई टू इंटू क्या हो जा रहा है, इंटू 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी हो जा रहा है। जहाँ पे किस फॉर्मेट में आ जा रहे हैं, 2 साइन इंटू साइन इंटू कॉस ए के फॉर्मेट में आया, तो ये साइन 2a का फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके हिसाब से साइन 2 ओमेगा टी हो जाएगा। इसका एवरेज निकालेंगे तो वेरिंग क्वांटिटी का एवरेज फुल कंप्लीट साइकिल अगर एक हाफ है, एक पॉजिटिव एक हाफ पॉजिटिव एक हाफ नेगेटिव, तो 0 हो जाता है। अब इसके वेव फॉर्म की बात करें, इसके जब वेव फॉर्म की बात करेंगे तो एक ही प्लेटफॉर्म पे अगर हम v की बात, तो वेव फॉर्म बनाने के लिए हमें बताया था कि एंगल को 0 से कंपेयर कराते हैं। तो एंगल को जब 0 से कंपेयर कराएंगे तो कितना बनेगा, ये 0 बनेगा। तो ओमेगा टी वाली लाइन कहाँ है, ये है। तो ओमेगा वाली टी लाइन पे 0 कहाँ है, यहाँ पे होगा। तो यहीं से आपका वोल्टेज का इक्वेशन बन गया, वेव फॉर्म बन गया। अब बात करेंगे क्या, इसको 0 से कंपेयर कराएंगे तो ओमेगा टी बराबर प्लस का पाई बाई टू, तो ये 0 होता है, ये पाई बाई टू होता है, ये पाई होता है, ये 3 पाई बाई टू होता है, और ये 2 पाई होता है। ठीक, तो पॉजिटिव का यहाँ होगा। अब बात करेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड कैसा, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है, तो इसके पॉजिटिव यानी कि इधर से बनेगा, तो ये कैसे बनेगा, ये इस तरीके से जाएगा। ठीक, तो ये करंट का मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करेगा, वी मैक्स बाई ओमेगा एल पे डिपेंड करेगा। अब बात करेंगे पावर का, तो इस पे किसका बना लिए, v का बना लिया, i का बना लिया, पावर v p का बना लिया। तो p का इक्वेशन कहाँ है, ये है, p का इक्वेशन ये है, माइनस वी मैक्स आई मैक्स बाई टू इंटू साइन 2 ओमेगा टी। तो यहाँ 2 ओमेगा का मतलब क्या हो गया, ओमेगा में क्या है, ओमेगा की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, डबल हो गई। ओमेगा की फ्रीक्वेंसी डबल हो गई, यानी कि 2 पाई एफ, 2 पाई कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी डबल हो गया। फ्रीक्वेंसी डबल होने का मतलब टाइम पीरियड आधा हो गया। मतलब जो साइकिल 2 पाई में कंप्लीट हो रहा था वही एक साइकिल अब किसमें कंप्लीट होगा, पाई के अंदर कंप्लीट होगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, माइनस वी मैक्स आई मैक्स बाई टू, यानी कि ज्यादा है और कैसा है, निगेटिव। तो निगेटिव वाई एक्सिस पे निगेटिव कहाँ, नीचे होता है। तो इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा। ये P का है, ये I का है, और ये V का है। तो इस तरीके से वेव फॉर्म बनना था, वो आपको बता दिया गया है। तो इस तरीके से पूरी एनालिसिस करनी है। तो पूरी एनालिसिस के दौरान आपने ये जाना, ये सीखा कि अगर प्योरली इंडक्टिव सर्किट को हम एसी सप्लाई दें, तो उस टाइम अगर एसी सप्लाई की वैल्यू वी मैक्स आई साइन ओमेगा टी है, तो उससे जनरेट होने वाला एसी करंट का इक्वेशन क्या होगा, आई मैक्स इंटू साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी माइनस पाई बाई टी होगा। जहाँ पे आई मैक्स की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, वी मैक्स बाई ओमेगा एल होगा। फिर उसमें एक नया टर्म आता है ओमेगा एल, जहाँ पे ओमेगा एल को हम लोग क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको डिनोट करते हैं एक्सएल से, उसको मेजर करते हैं ओम में। फिर बात करते हैं इसके फेज एंगल की। तो फेज एंगल निकालने के लिए पहले वोल्टेज का फेज देख लेंगे, इसका फेज 0 है, इसका फेज देख लेंगे, इसका फेज पाई बाई 2 है। दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेंगे, डिफरेंस कितना आएगा, पाई बाई 2 का आएगा। तो फेज एंगल कितना होगा इस सर्किट के लिए, पाई बाई 2 होगा। फिर बात करेंगे फेजर डायग्राम का। तो फेजर डायग्राम को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों क्वांटिटीज को, दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज को सेम फॉर्मेट में रखते हैं। सेम फॉर्मेट में रखने के बाद एक को रेफरेंस लेकर के दूसरी को उसके रिस्पेक्ट में ड्रॉ करते हैं। तो ऐसा करने के बाद आपको ये दिखेगा कि जो सप्लाई करंट आई है वो अपने सप्लाई वोल्टेज से क्या होगा, पाई बाई 2 एंगल लैग करेगा। ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट आपके सामने इंस्टेंटेनियस पावर। तो यहाँ पे आपने ये देखा कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट का जो एवरेज पावर होता है वो हमेशा, या टोटल पावर जो होता है वो 0 होता है। इसका मतलब कि उसमें करंट का पावर का कंजप्शन टोटली 0 होता है। अब वेव फॉर्म आपके सामने ये है। इसको बनाने के लिए हमेशा ये देखेंगे कि जिन भी इक्वेशन का हमको वेव फॉर्म बनाना होगा उसके एंगल को 0 से कंपेयर करा देंगे।
इससे ये पता चलेगा कि ओमेगा टी वाले लाइन को कहाँ से बनना चालू होगा। ओमेगा टी वाले लाइन पर अगर पॉजिटिव साइड से बनेगा तो जहाँ पे जीरो है उसके राइट साइड में आ जाएंगे, निगेटिव साइड से बनेगा तो जहाँ पे जीरो उसके लेफ्ट साइड में चले जाएंगे। अगर जीरो होगा तो जीरो से ही बनाना चालू कर देंगे। उसके बाद आपको ये देखना होगा कि उस इक्वेशन में मैग्नीट्यूड कैसा है। इसका मैग्नीट्यूड कैसा, पॉजिटिव है, इसलिए भी पॉजिटिव साइड से बनेगा। तो ये पॉजिटिव साइड निगेटिव साइड कहाँ से डिसाइड करते हैं, वाई एक्सिस को देख करके। वाई एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे निगेटिव होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव, तो ऊपर साइड से बनाने लगे। करंट का पॉजिटिव कैसा, मैग्नीट्यूड कैसा, पॉजिटिव है, तो इसको भी ऊपर साइड से बनाने लगे। और पावर का मैग्नीट्यूड कैसा, निगेटिव है, तो इसको नीचे से बनाना शुरू कर दिए। बस इतना ही है। तो नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग प्योरली कैपेसिटिव सर्किट पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।